हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवेदना क्लासेस। संवेदना क्लासेस में हम हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं फॉर एनटीए नेट। उस सीरीज़ में हमने अभी तक सोशल वर्क के बारे में देखा, प्रोफेशनल सोशल वर्क को समझा, की कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल वर्क को समझा और हमने लास्ट वीडियो में हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क स्टार्ट किया था। और मेनली हमने यूके में हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क देखा था, जहाँ पर हमने देखा कि मेथड कैसे डेवलप हुई है सोशल वर्क की और उसके पहले क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से सोशल वर्क एज अ सब्जेक्ट इमर्ज हुआ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इधर भी हम यही देखेंगे कि जो सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन ग्रो करने लगा उससे पहले क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, कौन कौन से मेजर ऑर्गेनाइजेशंस या माइलस्टोन्स थे जिसकी वजह से सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन डेवलप हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उससे पहले अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को ऑन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, है ना, एक क्विक रिव्यू। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ सोशल वर्क यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ऑर्गेनाइज चैरिटी क्या होती है ना, और यूएस में कैसे स्टार्ट हुई। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम ये समझना है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज़, तो अगर आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे जाकर देखिए, तो आपको चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी एंड सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के बारे में समझ आएगा कि ये कैसे ऑर्गेनाइज किए गए और कैसे इनका ओरिजिन हुआ। उसके बाद हम देखेंगे प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सोशल वर्क। इन सब मूवमेंट्स और इन सब एक्ट के बाद जो सोशल वर्क है वो कैसे इमर्ज हुआ। इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड लेजिस्लेशन क्या हुआ है। की कंट्रीब्यूटर्स एंड इंस्टीट्यूशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एनटीए नेट के सिलेबस में देखें या वेटेज की बात हम करें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं कि इंस्टीट्यूशन को किसने इस्टेब्लिश किया और कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया, ये यूके में है या यूएसए में है। तो यही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो इसके लिए हमने लास्ट में एक टेबल फॉर्म में समराइज़ किया है सब माइलस्टोन्स को, तो वो भी आपको टाइमलाइन ऑफ माइलस्टोन्स में देखने को मिलेगा। और इन सब प्रोसेसेस को समझने के बाद हमको मॉडर्न सोशल वर्क का डेवलपमेंट भी समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि जो अमेरिकन सोशल वेलफेयर है उस पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका है, तो वो इंग्लिश इन्फ्लुएंस है। आपको पता होगा सभी को, जो हिस्ट्री रही है उसमें ब्रिटिशर्स ने अलग अलग स्थान पर जाकर अपनी कॉलोनी सेटअप करी और वहाँ पर उन्होंने अपना जो बोलते हैं लर्निंग, अपने प्रैक्टिसेस, अपने एडमिनिस्ट्रेशन सभी को इम्पार्ट करने की कोशिश की। तो उसी तरह अमेरिका में भी जो सोशल वेलफेयर है वो मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड है इंग्लिश कम्युनिटी से। इसीलिए मैंने आपको बोला अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देखें, तभी आपको समझ आएगा कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी क्या है, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट क्या है, ये कैसे अस्तित्व में आए और इनका इम्पैक्ट क्या रहा। ठीक है, यहाँ पर तो अमेरिका में तो सिर्फ उसको थोड़े बोल सकते हैं ऑल्टरेशन के साथ एक्सेप्ट किया गया या इम्प्लीमेंट किया गया, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो अमेरिकन स्टाइल है वो इन्फ्लुएंस हुई इंग्लिश पुअर लॉ से। जिसने लास्ट वीडियो देखा उसको पता होगा इंग्लिश पुअर लॉ क्या है और ये कब आई। ये आई है 1601 में, और इसका नाम क्या है कमेंट करके बताएं कि 1601 में कौन सा एक्ट आया था। 17th सेंचुरी कॉलोनीज जो थे उन्होंने इंग्लिश कस्टम्स एंड लीगल फ्रेमवर्क को लेकर आए, कहाँ पर, यूएसए में। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कॉलोनी सेटअप करते थे ब्रिटिशर्स, तो उसी के इन्फ्लुएंस में आकर अमेरिकन सोशल वेलफेयर डिज़ाइंड है और इसी ने जो यूएस रिलीफ सिस्टम है उसकी फाउंडेशन रखी। ठीक है, अमेरिका की हिस्ट्री में देखें
देखो, हमें जो सोशल वर्क का हिस्ट्री पढ़ना है ना, वो अमेरिकन पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है, ना ही हमको यूके के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। एनटी नेट के लिए हमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि सोशल वर्क कैसे डेवलप हुआ, या हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क क्या है। ठीक है, तो उसमें हमको की सोशल मूवमेंट्स के बारे में जानना है, और किसने इस्टेब्लिश किया और कौन सी ईयर में इस्टेब्लिश किया, इतना ही इम्पॉर्टेंट है। बट उसको याद करने के लिए पहले अगर हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें तो हम लिंक कर पाते हैं सब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो हम अगर 19th सेंचुरी की बात करें, लेट 19th सेंचुरी, तो क्या सिचुएशन था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आप सभी को पता होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो जो प्राइमरी सेक्टर था, जहाँ पर कि हम एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा फोकस करते थे, वहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर इन्फ्लुएंस करने लग जाता है। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? जहाँ पर हम इंडस्ट्रीज़ के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं, है ना। अब ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बेसिकली कहाँ पर इस्टेब्लिश होती हैं? तो वो ऐसे एरिया में इस्टेब्लिश होती है जहाँ पर उसको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, उसको कन्वेंस आसानी से मिल जाए, उसको रोड्स आसानी से मिल जाए, और जो सप्लीमेंट्स है या सप्लायर्स है वो आसानी से मिल जाए, साथ के साथ लेबर्स भी आसानी से मिल जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं वो वहाँ पर सेटअप हुए हैं जहाँ पर कि रोड कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, प्लस रॉ मटेरियल एंड लेबर अवेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, है ना, लेट 19th सेंचुरी में, और उसी के कारण अर्बनाइजेशन का इमरजेंस हुआ, क्योंकि इंडस्ट्री के आसपास ही लोग आकर रहने लगे। जो वहाँ काम करते थे वो वहीं आसपास अपना, बोल सकते हैं, रहना स्टार्ट कर दिया, लाइवलीहुड वहीं पे करने लगे। अब इससे क्या हुआ कि एक नया कम्युनिटी डेवलप हुआ जिसको हम बोलते हैं अर्बन कम्युनिटी, है ना। इससे पहले ज़्यादातर बोल सकते हैं हाथ से काम करते थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, अलाइड एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट थे। उसके बाद अचानक से इंडस्ट्री आने से पूरा वर्क कल्चर चेंज हो गया और अर्बनाइजेशन आया। अर्बनाइजेशन के कारण जो लोग रिमोट एरियाज़ या रूरल एरियाज़ में रहते थे, वो माइग्रेट करके कहाँ आने लगे? अर्बन एरियाज़ में आने लगे, ताकि उनको क्या मिल सके? इंडस्ट्री में जॉब्स मिल सकें, लेबर मिल सकें। ठीक है, और इसी के साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुआ, अर्बन एरियाज़ में भी हुआ, है ना। और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इसका कारण है कि एक पॉपुलेशन ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ? हम लोग को बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होने लगी, है ना, जो कि पहले नहीं अवेलेबल होती थी। उसके कारण लाइफ थोड़ी आसान भी हुई कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की बहुत डिफ़िकल्ट भी हुई। तो आसान होने के कारण एक पॉपुलेशन सर्ज आपको देखने को मिलता है कि उसका जो इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अवेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये जो चेंजेस हुए इन द लेट 19th सेंचुरी, इसकी वजह से यूएसए में 3 पाइवटल मूवमेंट्स हुए। कौन कौन से? चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट। अब हम समझते हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में कि ये मूवमेंट क्यों आया और क्या इसका नीड पड़ा। तो इसको समझने से पहले हमको थोड़ा बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। तो क्या हुआ था ना कि जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी मूवमेंट है ना, ये कहाँ से निकल के आया? अर्बनाइजेशन से निकल के आया। क्यों आया? क्योंकि अर्बनाइजेशन होने के कारण क्या हुआ, जो कम्युनिटी एंड म्यूचुअल एड मिलती थी रूरल एरियाज़ में, वो ख़त्म हो गई। ठीक है, आप अगर अर्बन एरिया रूरल एरिया को देखेंगे तो अर्बन एरिया में ज़्यादातर जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, वर्क रिलेटेड होते हैं। तो जो कम्युनिटी फीलिंग होता था, म्यूचुअल एड प्रिवेलेंट होता था, जो मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में भी, कि हमारी जो पुरानी सोसाइटीज़ होती थी वो कैसे म्यूचुअल एड आपको प्रोवाइड करती थी। तो ये इसका लॉस होने लगा, और जो अर्बन एरिया फोस्टर्ड हुए, तो उसकी वजह से क्या हुआ? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होने लगे, डिसीज़ होने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा, पावर्टी होने लगा, फैमिली ब्रेकडाउन होने लगा, है ना। तो जो इंडिविजुअल्स और फैमिलीज़ विदाउट रिलेटिव्स रहते थे, और जो इनके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास कुछ ऑप्शंस बचते हैं क्या? या तो वो
पब्लिक रिलीफ के लिए अप्लाई करें, या प्राइवेट चैरिटीज़ से अपील करें, या बैग करें, है ना, बैग हेल्प फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स से हेल्प की उम्मीद करें। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, ये जो लेट 19th सेंचुरी की सिचुएशन है या 18th सेंचुरी की लेट सिचुएशन है, वहाँ पर नीड हुई कि एक सोसाइटी बनाई जाए जिसको चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बोला जाएगा। तो इसके लिए सर हेम्प्री गर्टिन ने 1877 बफेलो में एक मूवमेंट लॉन्च किया, और ये इंस्पायर्ड है पूरी तरह से लंदन चैरिटी मॉडल से। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताएं क्या है चैरिटी मॉडल, क्या है, और ये जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है ये किस बेसिस पे काम करती थी। ठीक है, अब आप देखिए 1877 में पहला चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इस्टेब्लिश हुआ, और 1892 आते आते पूरे यूएस में 92 चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज़ थे, और ये बहुत बड़े आगे जाकर। ठीक है, अभी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी थे, इनका फ़िलॉसफी क्या था, इनका फ़िलॉसफी था साइंटिफिक चैरिटी। मतलब चैरिटी तो करनी है, लेकिन कैसी, जहाँ पर कि हम इन्वेस्टिगेट करें, हम रजिस्ट्रेशन करें, हम सुपरविज़न करें। किस चीज़ को सुपरवाइज़ करना है और किसका रजिस्ट्रेशन करना है, ये जो रिलीफ प्रोवाइड की जा रही है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट के द्वारा। अब कुछ लोग होते थे जो एड प्रोवाइड करते थे, ठीक है, एड या हेल्प देते हैं या मनी प्रोवाइड करते थे, तो ये देखना होता था कि ये जो हेल्प आ रही है ये वैलिड रेसिपेंट को मिल रही है या इनवैलिड रेसिपेंट को मिल रही है ना। जैसा कि कुछ लोग एबल हैं बट वो फिर भी एड ले रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अनेबल हैं बट उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से क्या होता था, इसका जो फिलॉसफी था वो साइंटिफिक था कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करो, रजिस्टर करो, सुपरवाइज करो, है ना, तब जाके आप उन फैमिलीज़ को या इंडिविजुअल को असिस्टेंस दो जिनको ज़रूरत है। तो इसी से उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग हाउस और रजिस्ट्रेशन ब्यूरो इस्टेब्लिश किया, और वहाँ से इंफॉर्मेशन दी जाती थी कि कौन सी फैमिलीज़ है या इंडिविजुअल्स हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है। इस तरह से ये जो बोल सकते हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी एक मीडिएटर के रोल में आ गई, जहाँ उसके पास इंफॉर्मेशन था अबाउट फैमिलीज़ एंड इंडिविजुअल जिनको हेल्प चाहिए, और उसके पास एक पूल ऑफ रिसोर्सेज था फिलेंथ्रोपिस्ट या क्लर्जीमैन या पैरिशेस का या वेल ऑफ पीपल का, जो कि एड दे सकने में सक्षम थे। तो इस तरह से वो क्या करते थे, वहाँ से एड लेते थे, है ना, फिलेंथ्रोपिस्ट से एड लेते थे, ये मीडिएटर हैं, और ये जिनको ज़रूरत है उनको देते थे असिस्टेंस। ठीक है, तो ये इस तरह से जो मीडिएटर का रोल है ये काम कौन करता था, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी करती थी। ठीक है, यही इनोवेशन की अगर हम बात करें तो मॉडर्न केस वर्क जो है वो इसी फिलॉसफी से निकल के आया। अगर आप केस वर्क को समझेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, हम पहले स्टडी करते हैं, डायग्नोस करते हैं एंड देन ट्रीटमेंट देते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वही साइंटिफिक टेम्पर अपनाया गया था, प्लस फैमिली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, लीगल एड प्रोवाइड की जाती थी यहाँ पर, और यहाँ पर पहला सोशल वर्क पब्लिकेशन भी आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है चैरिटीज़ रिव्यू। ठीक है, तो ये सब लेगेसी है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात हमको जो ध्यान में रखने की है कि जो फ्रेंडली विजिटर्स होते थे जो घर घर जाकर लोगों को मोटिवेट करते थे या उनकी बोल सकते नीड आइडेंटिफाई करते थे, उसमें ज़्यादातर विमेन वॉल्टियर्स, और उनका जो टैक्ट होता था वो सिंपैथी होता था, मोरल गाइडेंस होता था। ठीक है, सिंपैथी के थ्रू सिंपैथाइज करके मोरली उनको समझाना अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अबाउट हार्ड वर्क, इन सब चीज़ों के बारे में उनको जागरूक करना, ये सब काम भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी करती थी। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट हुआ वो था सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी, अब हम इसको यूएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो जो सेटलमेंट हाउस मूवमेंट होते थे वहाँ पर क्या होता था कि जो वर्कर्स होते थे वो सेटलमेंट हाउसेस में रहते थे। उनका बिलीफ था कि जो रेसिडेंट्स होते हैं किसी एरिया के, वो अच्छे से समझ सकते हैं कि वहाँ पे लोगों की नीड क्या है,
तो इस हिसाब से उन्होंने क्या किया कि जो बच्चे थे, वॉलंटियर्स थे, वो सब सेटलमेंट हाउस में रहने लगे थे। ठीक है, इस मूवमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किया वो विमेन ने किया। ठीक है, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट में। अब आप ये उस समय की बात कर रहे हैं जब विमेन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल्स में नहीं दिखाई देती थी, किसी लीडरशिप रोल में नहीं दिखाई देती थी, उनको टोटली एक्सक्लूड कर दिया गया था बिजनेस रोल से। बट हम अगर सेटलमेंट हाउस मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर फाउंडिंग प्लस मेंटेनेंस, ये दोनों रोल किसने निभाए? ये विमेन ने लीड किए। ठीक है, विमेन लीड देम। तो इसलिए भी ये मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे सेटलमेंट हाउसेस में क्या होने लगा, विमेन को रियलाइज़ होने लगा कि एक फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए। तो ये जो फॉर्मल एजुकेशन रिगार्डिंग सोशल सर्विसेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, यही आपके लिए बोल सकते हैं फील्ड ऑफ सोशल वर्क का डेवलपमेंट मार्क करता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट सेटलमेंट हाउस मूवमेंट कि पहला इंस्पायर्ड हुआ है टॉनी बी हॉल से, लंदन वाले सेटलमेंट हाउस मूवमेंट से। और जो यूएस में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट हाउस इस्टेब्लिश किया गया वो हल हाउस था शिकागो में, बाय जेन एडम्स एंड एलन गेट्स। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर पहला यूएस का हल हाउस शिकागो में इस्टेब्लिश किया था। क्या पर्पस था इसका? अर्बन डिसऑर्गेनाइजेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि अर्बनाइजेशन होने के कारण क्या क्या दिक्कतें आई थी, उन सबको एड्रेस करते थे। प्लस लिंक सोशल एडवोकेसी विद सर्विस डिलीवरी। तो अगर आप सोशल एक्शन एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि सोशल एडवोकेसी कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल वर्क के अंदर। तो सोशल एडवोकेसी को किससे लिंक किया गया? सर्विस डिलीवरी से लिंक किया गया। ये पर्पस था सेटलमेंट हाउस मूवमेंट का। ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर की गई? तो एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन जो मैंने आपको बताया, सिटीजनशिप ट्रेनिंग। अब ये क्या होता है? तो देखो, हमने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा तो हमने इमिग्रेशन के बारे में पढ़ा कि बहुत सारे लोग दूसरी जगह से इमिग्रेट होकर यहाँ पर आए। अब क्योंकि वो दूसरे कल्चर को बिलोंग करते हैं तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि अमेरिका का कल्चर क्या है, अमेरिका की लैंग्वेज क्या है, अमेरिका की लाइफस्टाइल क्या है। तो इस तरह से उनको एक सिटीज़नशिप ट्रेनिंग दी जाती थी जहाँ पर उनको अडेप्टेशन सिखाया जाता था टू अमेरिकन कल्चर। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये पूरी तरह से ग्रुप वर्क से लिंक करता है। ठीक है, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब जब हम लगातार काम करते हैं, हम दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं, दूसरी लाइफस्टाइल से बिलोंग करते हैं, तो कई बार हम एलिनेटेड फील करते हैं या हम फैटिक फील करते हैं, है ना, थका हुआ सा महसूस करते हैं और एक बोल सकते हैं बिछड़न सा महसूस करते हैं कि हम यहाँ बिलोंग नहीं करते हैं। तो उस समय पे रिक्रिएशन काफ़ी मदद करता है और रिक्रिएशन भी ग्रुप वर्क का ही पार्ट है। ठीक है, रिक्रिएशनल ग्रुप्स के बारे में भी आपने सुना होगा जब आपने सोशल वर्क पढ़ा होगा। तो ग्रुप वर्क के थ्रू ये सर्विसेज ऑफर की जाती थी, डे केयर, है ना, और काउंसलिंग। तो काउंसलिंग सीधा सीधा किससे रिलेटेड है? सोशल केस वर्क से रिलेटेड है। डे केयर किससे रिलेटेड है? तो ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप वर्क और सोशल केस वर्क से रिलेटेड है। तो ये सारी सर्विसेज कहाँ पर ऑफ़र की जाती थी? सेटलमेंट हाउसेस में ऑफ़र की जाती थी। अब जो वर्कर्स होते थे ये ट्रेंड होते थे। ठीक है, तो अगर हम ट्रेंड वर्कर्स की बात करें तो अगेन हम प्रोफेशनल सोशल वर्क की बात कर रहे हैं, है ना। अब ये वर्कर्स यंग होते थे, आइडियलिस्टिक होते थे, एजुकेटेड होते थे और वॉल्टियर सर्विसेज करते थे। धीरे धीरे क्या होने लगा ना, जब ये वॉल्टियर करते थे प्रोफेशनल्स, तो इनके पेमेंट की बात आने लगी। तो इनके पेमेंट को कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए ये विचार करने लगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि इन सब मूवमेंट से हमारी मेथड्स इमर्ज हुई, ओवर द टाइम वो डेवलप हुई और फिर उसके साथ साथ जो सोशल वर्कर्स थे उनका डेवलपमेंट हुआ, उनका एकेडमिक डेवलपमेंट हुआ, प्लस उनका हो सकता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुआ। तो 3 मेथड्स पायनियर की गई सेटलमेंट हाउस मूवमेंट से, जो कि अमेरिका में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जो मेथड्स हैं इनके बारे में आने वाले वीडियो में हम और डिटेल में पढ़ेंगे
कि इनको लिंक करते हुए जैसे हम हिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं। हिस्ट्री अभी हमने यूके में कंप्लीट कर लिया है ना, यूएसए में कंप्लीट कर लिया है। अब हम इंडिया में हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लिंक करेंगे कि ये जो मेथड्स हैं सोशल वर्क की ये कैसे इमर्ज हुई हैं, ठीक है। तो इसको लिंक करेंगे हम लोग। और इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन सी थी, कैसे ट्रेनिंग दी गई, कौन से स्कूल्स या इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए गए, उनके बारे में भी हम जानेंगे आने वाले वीडियोस में। और एनटीए नेट के हिसाब से भी ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप कीवर्ड्स याद रखें। सेटलमेंट हाउस मूवमेंट किसने स्टैब्लिश किया था? हल हाउस, शिकागो में जेन एडम्स एंड एलन गेट्स। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है वो है चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट। नाम से हमें समझ आ रहा है कि किसके वेलफेयर की बात कर रहे हैं हम, चाइल्ड वेलफेयर की। तो अगर हम यूएसए की बात करें तो 1875 के पहले कोई भी ऑर्गेनाइज्ड चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम हमको देखने को नहीं मिलता है। हिस्टोरिकल रूट्स की बात करें तो 1729 में उर्सुलिन सिस्टर्स ने एक ऑर्फनेज स्टार्ट किया था न्यू ऑर्लियंस में, ठीक है। यही एक रिकॉर्ड हमको मिलता है अबाउट चाइल्ड वेलफेयर 1875 के पहले, ठीक है। तो प्रायर टू 18th सेंचुरी जो बहुत सारे इम्पॉवरिश्ड चिल्ड्रन थे उनको या तो अप्रेंटिसशिप दी जाती थी या इंस्टीट्यूशनल केयर दी जाती थी, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल केयर, ये इंस्टीट्यूशनल केयर क्या होती है, ये यही होता है ऑर्फनेज, ठीक है। मतलब एक जगह पर रख कर उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करना, जैसे फूड, शेल्टर, है ना, क्लोथ्स, एजुकेशन, ये सब इंस्टीट्यूशनल केयर में आता है। तो फॉर्मल बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में चाइल्ड केयर या चाइल्ड वेलफेयर देखने को नहीं मिलता है आपको, ठीक है। अब जो इमिग्रेंट्स आए और बोल सकते हैं जो फैक्ट्रीज़ में डेंजरस वर्क स्टार्ट हुआ मिड 18th सेंचुरी में, उसमें एक पुअर चिल्ड्रन का क्लास क्रिएट हुआ, ठीक है। जो कि ना कि सिर्फ इलनेस, एट द रिस्क ऑफ इलनेस, इंजरी भी होती थी फैक्ट्री और इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इलनेस के साथ साथ क्या क्या उन्होंने झेला, इंजरी भी झेली। अब जो चाइल्ड है जिनकी मदर्स काम करती थी फैक्ट्रीज़ में लॉन्ग आवर्स के लिए, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, उन बच्चों में आपको डेलिक्वेंसी देखने को मिलती है। डेलिक्वेंसी मतलब एक तरीके से क्रिमिनल बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस समय पर सोसाइटी को ऐसा लगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर आइडियल कैरेक्टर कैसे आएगा। तो ये जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं इनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ लाने के लिए कि आप डेलिक्वेंसी की तरफ ना जाके एक आप आइडियल सिटीज़न बने, उसके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया ताकि वो एक तरीके से सोशल कंट्रोल एक्ट कर सके उन चिल्ड्रंस के लिए जो कि डेलिक्वेंट हो रहे थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए सबसे पहले न्यूयॉर्क में चिल्ड्रंस एड सोसाइटी स्टार्ट की गई, जिसको कि 1853 में फाउंड किया गया था बाय चार्ल्स लैरिंग ब्रेस। यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं चार्ल्स लॉरिंग ब्रेस, ठीक है। ये न्यूयॉर्क में चिल्ड्रंस एड सोसाइटी 1853 में स्टैब्लिश की गई और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बोल सकते हैं फंक्शन था वो क्या था, द प्लेसिंग आउट प्रोग्राम। प्लेसिंग आउट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, प्लेसिंग आउट इसका मतलब होता था, मान के चलिए ये चाइल्ड है ना, और ये एक फैमिली है। अभी ये चाइल्ड के पास या तो फैमिली नहीं है या कोई केयर करने वाला नहीं है, और ये फैमिली है जो इसको केयर और बोल सकते हैं लव और बोल सकते हैं फैमिली सपोर्ट सब दे सकती। तो आप यहाँ पर सोशल वर्कर हैं, ये चाइल्ड है और ये फैमिली है, तो इसके बीच में आपने मीडिएट करके इस चाइल्ड को इस फैमिली से मिलवाया, वो उसकी क्या हो गई, फोस्टर फैमिली हो गई, ठीक है। अब वो फैमिली उस चाइल्ड के पूरी चीज़ों का ध्यान रखती है कि उसका एजुकेशन हो, उसको अच्छा फूड मिले, उसका अच्छे से अपब्रिंगिंग हो। तो ये सारा चीज़ क्या किसके अंदर बोल सकते लिया गया, प्लेसिंग आउट प्रोग्राम के अंदर लिया गया, जो कि चिल्ड्रंस एड सोसाइटी ने रन किया था,
ठीक है, और यहीं से फोस्टर केयर शुरू होता है। तो आपने क्या समझा कि सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल केयर होती थी, है ना, इंस्टीट्यूशनल केयर, तो बेसिकली ऑर्फनेज, उसके बाद क्या आया, फोस्टर केयर आया चाइल्ड वेलफेयर में, ठीक है। फिर 1874 में, है ना, तब तक क्या हुआ था कि अभी सिर्फ केयर और हम इसकी बात कर रहे हैं। 1874 में सोसाइटी का और नेशन का ध्यान गया ऑन चाइल्ड अब्यूज़। एक केस आया अबाउट मैरी एलेंस विल्सन ने, है ना, उसकी फैमिली उसको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करती थी, तो इस तरह का एक केस आया। तो इस सिचुएशन के रिस्पॉन्स में क्या इमर्ज हुआ, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन, ये भी न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। इस पॉइंट तक जो वेलफेयर था वो चैरिटेबल था और वो गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं था। तो ये बेसिकली आप जो दोनों चीज़ें देख रहे हैं ये बोल सकते हैं वॉलंटियर सर्विसेज हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था और गवर्नमेंट एडेड नहीं था। तो इस तरह से ये जो मूवमेंट है इसने क्रिएशन की तरफ लेकर गए, किस तरफ, 1912 में क्रिएशन ऑफ द फेडरल चिल्ड्रंस ब्यूरो, है ना, फेडरल चिल्ड्रंस ब्यूरो। ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये अमेरिका की हिस्ट्री में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर हम लिंक करना चाहें तो पहला बोल सकते हैं गवर्नमेंट एडेड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1912 में और एक आया 1921 में, ठीक है ना, टॉनर्स एक्ट। ये दोनों फॉर्मली जो बोल सकते हैं चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट को एक बोलते हैं फॉर्मल रिकग्निशन या लीगलाइजेशन यहाँ पर मिला यूएसए में, ठीक है। तो चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट के गोल्स क्या थे, चिल्ड्रंस को रेस्क्यू करना, प्रोटेक्ट करना, किनको, नेग्लेक्टेड एंड अब्यूज चिल्ड्रंस को, ठीक है। नेग्लेक्टेड मतलब जो अपनी फैमिली में तो हैं बट उनको वो केयर नहीं मिल पा रही है जो उनको मिलना चाहिए, और अब्यूज्ड चिल्ड्रन जिनको कि आप फिज़िकली या मोरली या वर्बली या सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे हैं, वो अब्यूज चिल्ड्रन, ठीक है। प्रोवाइड टेम्प्रेरी शेल्टर और होम्स, ये काम भी कौन करता था चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट के अंदर, ये चीज़ें भी देखी जाती थी कि टेम्प्रेरी रिलीफ के तौर पर उनको कोई रहने की जगह मिल जाए या घर मिल जाए। तो हमने दो तरह से देखा, एक इंस्टीट्यूशनल है और एक क्या है, फोस्टर केयर, ठीक है। ये दो केयर आपको देखने को मिली। अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या था कि कोई डेवलपमेंटल टास्क पे काम नहीं किया और रिहेबिलिटेटिव सपोर्ट पे काम नहीं किया, है ना। मतलब बेसिकली दो फोकस था, एक केयर प्रोवाइड करना और एक अब्यूज़ अगर हो जाता है तो उसको कैसे डील करना है, तो वहाँ तक हमने सिर्फ देखा है। अभी तक हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात नहीं की या रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड की बात नहीं की। तो ये चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इन द लेट 18th सेंचुरी और इस तरह से ये डेवलप होता गया, ठीक है। तो ये था अबाउट हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन यूएसए। तीन मेजर मूवमेंट्स हैं सोशल वर्क की हिस्ट्री में, अगर हम यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे पहला था चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, दूसरा है सेटलमेंट हाउस मूवमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट। ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1729 में सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ, तो चाइल्ड केयर होम इन न्यू ऑर्लिन्स उर्सुलिन सिस्टर्स ने स्टार्ट किया था, वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड चाइल्ड वेयर एफर्ट्स इन द यूएस, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। फिर इंट्रोड्यूस फोस्टर केयर किसने इंट्रोड्यूस की, मॉडल थ्रू ऑर्फन ट्रेन्स, ठीक है। तो ये चार्ल्स लॉरिंग ब्रेस फाउंडेड चिल्ड्रंस एड सोसाइटी, ठीक है। ये आप नाम नोट डाउन कर लें, 1853। ये ऑर्फन ट्रेन्स का मतलब वही है कि ट्रेन्स होती थी जो ऑर्फन चिल्ड्रंस को इंस्टीट्यूशनल केयर या फोस्टर केयर तक पहुंचाती थी, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ एसपीसीसी, एसपीसीसी क्या है, सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन, ठीक है। तो लीगल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन, स्टार्ट ऑफ चाइल्ड एडवोकेसी मूवमेंट यहाँ से आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी कब लॉन्च हुआ, तो ये 1877 में लॉन्च हुआ, फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ केस वर्क
एंड साइंटिफिक फिलेंथ्रोपी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हो 1889 में जेन एडम्स इस्टेब्लिश्ड हल हाउस, जो सेटलमेंट हाउस मूवमेंट है, और कम्युनिटी बेस्ड सोशल रिफॉर्म की बात इसमें की गई, ठीक है। तो आपको क्विक लर्निंग के लिए ये टेबल काफ़ी यूज़फुल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ईयर, इवेंट एंड सिग्निफिकेंस तीनों याद करना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनटी एंड नेट के पर्सपेक्टिव से। चलिए, तो जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे एक PYQ सॉल्व कर लेते हैं। Who among the following is associated with the establishment of Hull House in Chicago, a landmark in the American settlement house movement? बहुत ईजी है। किसने बोल सकते हैं एक अमेरिकन सेटलमेंट हाउस मूवमेंट स्टैब्लिश करने में मदद की है शिकागो में? तो ये है जेन एडम्स, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, अगर आप चाहें तो इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस। अभी हमने हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क कंप्लीट कर लिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूके का हिस्ट्री हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आने वाले वीडियोस में हम इंडिया में सोशल वर्क कैसे इमर्ज हुआ और डेवलप हुआ वो समझेंगे, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो मेथड्स है सोशल वर्क की वो कैसे लिंक होती है एक एक मूवमेंट से, प्लस कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, और सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन पूरी तरह से कैसे डेवलप हुआ। तो अभी हमारे 2 वीडियोस इन्हीं टॉपिक्स पे आने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क पे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, उनको शेयर करें। थैंक यू सो मच।